शांति अपने छोटे से घर में अपनी दो बहू दिव्या और निशा के साथ रहा करती थी। शांति और उसका पूरा परिवार कुछ महीनों से बहुत खुश था, और होता भी क्यों नहीं, आखिर शांति की छोटी बहू निशा गर्भवती जो थी। ऐसे ही एक दिन, दिव्या बहू, छोटी बहू कहाँ है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि हर समय उसका ख्याल रखा करो, उसे अकेला मत छोड़ा करो। माँ जी, हर समय मैं निशा का साया बनकर रहती तो हूँ, पर मुझे घर के भी तो काम संभालने होते हैं ना। और वैसे भी अभी निशा आराम कर रही है, इसलिए अकेला छोड़ दिया। देख बहू, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे कि तू माँ नहीं बन सकती, इसीलिए तू अपनी देवरानी से जलती है। तभी तो जैसे ही उसका 8वां महीना लगा, तूने उससे दूरी बना ली। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन पाई, पर ऐसा नहीं है। मैं अपनी देवरानी से जलती हूँ या उसकी खुशियों से जलती हूँ। जितना खुशी निशा को ये जानकर नहीं हुई होगी कि वो गर्भवती है, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। रहने दे बहू, अगर ऐसा होता तो तेरी फिक्र तेरी देवरानी के लिए नजर आती। शांति दिव्या को खरी खोटी सुनाकर रसोई में जाती है और एक गिलास दूध और कुछ फल काटकर अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ निशा आराम कर रही होती है। बहू, तेरी दवाई का समय हो गया है। अब वो तेरी जेठानी तो तेरा ख्याल रखने से रही, इसीलिए अब मुझ बुढ़िया को ही सब देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है माँ जी, दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो अभी 10 मिनट पहले ही मुझे दूध, फल और दवाई खिलाकर गई हैं। वैसे माँ जी, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना था। रवि जी भी घर में नहीं है। मैं सोच रही थी कि कल मैं अकेले ही हॉस्पिटल चली जाऊँ। अरे बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है। तेरा 8वां महीना लग चुका है और तू अकेले हॉस्पिटल जाएगी। तेरी वो जेठानी किस दिन काम आएगी? वैसे भी वो कामचोर कुछ तो करती नहीं, कम से कम तेरी देखभाल तो कर ले। अरे उसे लेकर जाना कल हॉस्पिटल। पर माँ जी, कल जेठ जी की मीटिंग है, उनके कुछ मेहमान घर आने वाले हैं। अगर दीदी हॉस्पिटल लेकर मुझे जाएगी तो मेहमानों का स्वागत कौन करेगा? अरे बहू, तू इन सब के बारे में चिंता मत कर, सिर्फ अपने और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच। इतना भी काम नहीं रहता घर में, संभाल लेगी वो मनहूस कहीं की। शांति की ऐसी बातें सुनकर निशा को अपनी जेठानी के लिए बहुत बुरा लगता है, और अगली सुबह होते ही दिव्या अकेले ही पूरे घर का काम करती है और सारा खाना बनाकर अपनी देवरानी को अस्पताल ले जाने लगती है, और जाने से पहले अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने सब कर दिया है। आधे घंटे में विवेक अपनी सीनियर्स के साथ घर आ जाएंगे। आप प्लीज मेहमानों को खाना सर्व कर देना। विवेक की शादी करवाने का मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। बहू के नाम पर ऐसी कामचोर उठा कर ले आई हूँ मैं कि बस काम से पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढती है। कोई बात नहीं, जा बहू, मुझ बुढ़िया को ही तू बहू के रूप में इस घर में मिलनी थी। अब तेरे बाद भी ये घर मुझे ही संभालना है। शांति की बातें सुनकर भी दिव्या चुप रहती है और अपनी देवरानी के साथ हॉस्पिटल जाती है। कुछ देर के बाद वो घर आती है और घर आने के बाद दिव्या निशा से कहती है, सुन लिया निशा तुमने? अब तुम्हें घर के काम करने हैं ताकि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो सके और बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ रहे। आज रात का आटा तुम गूंथ लेना और कल से पोछा भी लगाना शुरू करना, और कोशिश करना कि तुम कपड़े भी धो सको। हाँ दीदी, क्यों नहीं। छोटी बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है, ऐसी हालत में तू घर का काम करेगी। बड़ी बहू, तूने सोच भी कैसे लिया अपनी देवरानी से घर के काम करवाने की? माँ जी, आप दीदी को बेकार में ही गुस्सा कर रही हो। डॉक्टर ने बोला है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम करूं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। कोई जरूरत नहीं है बहू, डॉक्टर का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। अरे मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। और खबरदार बड़ी बहू, अगर तूने छोटी बहू से एक कप भी उठवाया तो। दिव्या की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर अब तक वो एक बार भी माँ नहीं बनी थी। इसी वजह से शांति दिव्या से उखड़ी उखड़ी रहती थी और हर समय उसे खरी खोटी सुनाती। तो वहीं दूसरी ओर निशा और दिव्या के बीच में बहुत प्यार था। शांति की भला बुरा सुनाकर जाने के बाद दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, पर दिव्या को ऐसे रोता देखकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो दिव्या को चुप करवाते हुए कहती है, दीदी प्लीज आप चुप हो जाइए। आप तो जानती है ना कि माँ जी का नेचर ऐसा ही है। वो मेरे होने वाले बच्चे को लेकर कितना पॉजिटिव है। आप प्लीज उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। कैसे ना लगाऊं दिव्या, मैं जब से इस घर में आई हूँ, माँ जी ने कभी भी मुझसे प्यार से 2 बोल तक नहीं बोले। मेरी शादी को भी 7 साल हो गए हैं, पर अब तक मैं गर्भवती नहीं हुई। माँ जी का गुस्सा भी जायज है, पर इस दिल को कैसे समझाऊं?
दिव्या और निशा आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से बिजली कड़कने लगती है और मौसम बदल जाता है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगती है। बारिश की छींटें खिड़की के जरिए घर में आने लगती है, जिसे देखकर निशा दिव्या से कहती है, ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? दीदी आप यहीं रुको, मैं खिड़की बंद करके आती हूँ। इतना बोलकर निशा जैसे ही खिड़की बंद करती है, दिव्या के पास जाने लगती है, लेकिन फर्श पर पानी गिरा होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। निशा, निशा क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? निशा तुम घबराओ मत, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। इतना बोलकर दिव्या अपनी सास को आवाज देती है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर बारिश होने की वजह से सिग्नल नहीं मिलता और दर्द से छटपटाती निशा को देखकर सारा इल्जाम भी शांति दिव्या पर लगाती है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, आखिर वही हुआ ना कलमुही। अरे तूने मेरी बहू और उसके बच्चे को अपनी बुरी नजर लगा ही दी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर मेरी छोटी बहू या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, ये समय मुझे सुनाने का नहीं, निशा को अस्पताल ले जाने का है। बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है कि फोन भी काम नहीं कर रहा। अब हमें ही कुछ करके निशा को अस्पताल ले जाना होगा। इतना बोलकर दिव्या और शांति दोनों निशा को पकड़कर घर से बाहर लेकर जाती हैं। घर से बाहर निकलते ही रोड पर कुछ कांच के टुकड़े पड़े होते हैं, जिस पर दिव्या का पैर चला जाता है और उसका पूरा पैर खून से लहूलुहान हो जाता है। बड़ी बहू, तेरे पैर में कांच चुभ गया है। अब हम छोटी बहू को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएंगे? तेरी बस की तो कुछ नहीं है। मुझे तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। नहीं माँ जी, मैं अपनी देवरानी को कुछ नहीं होने दूंगी। आज चाहे बारिश कितनी भी बरस जाए, मेरे रास्ते पे कितने ही कांच क्यों ना बिछ जाए, मैं अपनी देवरानी को और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं निशा को अस्पताल लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर निशा अपने पैर से कांच निकालती है और एक बार फिर आने जाने वाली गाड़ी को रोकती है, पर कोई गाड़ी नहीं रुकती। जिसके बाद दिव्या की नजर सामने पड़े एक हाथ रेडी पर जाती है और दिव्या अपनी देवरानी को उस पर लेटाकर उस बारिश में भीगती हुई अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर, निशा की हालत बहुत खराब है। पता नहीं कैसे उसका पैर स्लिप हो गया और वो जमीन पर गिर गई। कुछ भी करो पर मेरी देवरानी और उसके बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, आप घबराइए मत, आप खुद भी जख्मी हैं। आप अपनी ड्रेसिंग करवा लीजिए। निशा और उसके बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे। अस्पताल पहुंचने के बाद भी बारिश नहीं रुकती और दिव्या जख्मी भरे पैर लेकर मंदिर जाती है और बारिश में भीगते हुए भगवान से प्रार्थना करती है और आखिरकार भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेता है। निशा बारिश में एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है और जब इस बारे में दिव्या को पता चलता है तो वो नंगे पैर अपनी देवरानी से मिलने जाती है, जहाँ शांति पहली बार अपनी बड़ी बहू से प्यार से बात करती है। बहू, मैंने तो हिम्मत हार दी थी, पर तूने हिम्मत नहीं हारी। आज मेरी छोटी बहू और उसका बच्चा सही सलामत है और ये जो कुछ भी हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है। आज तू नहीं होती तो शायद इस बारिश में मैं अपनी बहू और पोते दोनों को खो देती। दीदी, इस बारिश में न केवल मैं माँ बनी हूँ बल्कि आप भी माँ बनी हैं। हालांकि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, पर इसकी माँ हमेशा आप ही रहेंगी। अपनी सास की प्यार भरी बातें सुनकर और निशा के बच्चे के मुंह को देखकर दिव्या अपने सारे दुख भूल जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और बहुत जल्द निशा अपने बच्चे के साथ घर आ जाती है। पूजा के दो हमशक्ल ननद थी। एक का नाम काजल था और दूसरी वाले का नाम कविता था। दोनों में बस एक ही कमी थी, वो ये थी कि दोनों बहनों में से कविता बोल नहीं सकती थी, जिस बात का हमेशा ही काजल भरपूर फायदा उठाया करती। ऐसे ही एक दिन काजल के हाथ से एक बहुत ही सुंदर फूलदान टूट जाता है और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना महंगा फूलदान टूट गया। अब तो माँ मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाएगी। इतना बोलते ही काजल कविता को आवाज लगाती है और कविता वहाँ आ जाती है। इसके बाद काजल शोर मचाकर सभी घर वालों को वहाँ बुला लेती है और बोलती है, माँ देखो ना, इतना महंगा फूलदान तोड़ दिया इसने। अरे यहाँ से दबे पाँव निकल रही थी, मैं सही समय पर आ गई, इसे यहीं रोक लिया। काजल की बात सुनकर पूजा की सास विमला गुस्से में बोलती है, सत्यानाश हो जाए तेरा, सारा दिन तू बस नुकसान करने में ही लगी रहती है। खुद तो बोल नहीं सकती, लेकिन हमें तुझ पर दुनिया भर का चिल्लाना पड़ता है। माँ जी कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, इतना क्यों डांट रही हैं आप दीदी को? तू चुप कर बहू, तुझे ज्यादा इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। कविता को सुनाकर काजल और विमला वहाँ से चले जाते हैं और कविता रोने लगती है। तभी पूजा बोलती है, दीदी ये सब कुछ जो भी हुआ वो सब काजल ने किया था ना?
काजल सर हिलाकर हाँ करती है। मैं सब कुछ जानती हूँ, पर आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। कुछ दिन गुजरते हैं। विमला अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है और किस्मत से दोनों बहनों का रिश्ता एक ही घर में पक्का हो जाता है। ऐसे ही एक दिन विमला काजल और कविता से बोलती है, अब तक तो तुम दोनों की भाभी पूरी रसोई संभाल रही थी, लेकिन अब तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो आज से इस घर की रसोई तुम दोनों हमशक्ल बहनों की हुई। आज से खाना तुम दोनों बनाओगी। पर क्यों माँ, हम क्यों बनाए खाना? ताकि ससुराल जाकर तुम मेरी नाक ना कटवा सको, इसीलिए। पर माँ फिर भी कुछ नहीं। अरे घर का काम आए ना आए वो अलग बात है, पर खाना बनाना जरूर आना चाहिए। पर आप दोनों चिंता मत कीजिए दीदी, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद किया करूंगी साथ में। कोई मदद नहीं करेगी तू बहू, सारा काम यही दोनों करेंगी, तभी तो इन्हें समझ आएगा कि मिल बांटकर काम कैसे करना है। इतना कहकर विमला चली जाती है। अगले दिन से दोनों बहनें रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती हैं। तभी काजल बोलती है, अच्छा सुनो, मैं कमरे में जा रही हूँ आराम करने के लिए, ये सारा खाना तुम बना लेना, ठीक है? कविता सर हिलाकर हाँ करती है। और हाँ, किसी से कुछ भी इशारों में भी समझने की कोशिश मत करना। इतना कहकर काजल चली जाती है। कविता अकेले ही सारा खाना बनाती है। अब आते जाते विमला रसोई में नजर मारकर देखती रहती है, तो उसे कविता खाना बनाती हुई नजर आती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने टेबल पर आने वाले थे। तभी काजल अपने कमरे से हूबहू कविता जैसे कपड़े पहनकर रसोई में आ जाती है और जानबूझकर कुछ खाने का सामान कविता के कपड़ों पर गिराकर उसे गंदा कर देती है और बोलती है, अरे सॉरी, गलती से गिर गया। जाओ, तुम जल्दी से जाकर कपड़े बदल दो, और सभी लोग खाने के लिए आते ही होंगे, और मैं अपना फोन ना कमरे में भूल गई हूँ, तो वो भी लेती आना। कविता अब कपड़े बदलने और फोन लेने के लिए चली जाती है और सारा खाना टेबल पर लगाती है। तभी वहाँ विमला और पूजा आ जाते हैं और विमला बोलती है, तू अकेली है, दूसरी वाली कहाँ है? कौन? कविता, वो तो सुबह से फोन चला रही है कमरे में बैठकर। तभी कविता सामने से हाथों में फोन ले आती है। देखो माँ, नाम लिया और आ गई ये महारानी। कविता, जब मैंने तुम दोनों को खाना बनाने के लिए कहा था, तो फिर सारा खाना अकेली काजल ने क्यों बनाया है? ये हाथ पैर हिलाना बंद कर। मैं जितनी बार भी रसोई के बाहर से निकली तो मुझे सिर्फ काजल ही नजर आई। मुझे लगा तू कोई छोटा मोटा और काम कर रही होगी, लेकिन तू तो आराम से फोन चला रही थी। माँ जी, शायद कविता दीदी कुछ कहना चाहती है। दीदी, खाना आपने बनाया है? झूठ बोल रही है। अरे मैंने जितनी बार भी देखा तो रसोई में काजल ही थी। अगर ये होती तो क्या मैं इसके कपड़े देखकर पहचान नहीं लेती? कविता को अब तक अपनी हमशक्ल बहन की सारी चाल समझ में आ चुकी थी। बेचारी अब रोने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। सभी लोग खाना खाते हैं और विमला काजल की खूब तारीफ करती है, क्योंकि पूजा को कविता पर पूरा यकीन था। इसीलिए सभी के जाने के बाद पूजा कविता से बोलती है, दीदी, सारा खाना आपने बनाया था ना? जरा मुझे थोड़ा इशारे में समझाने की कोशिश करो कि क्या हुआ था। पूजा के कहने पर कविता सारी बात इशारे से पूजा को समझाती है, जिस पर पूजा बोलती है, मैं जानती हूँ दीदी कि इस वक्त आपको बहुत बुरा लग रहा है। काजल दीदी ने आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पूजा समझा बुझा कर अपनी ननद को चुप करवा देती है। दिन गुजरते हैं और अब हर दिन काजल कविता का इसी तरीके से किसी न किसी बात पर और खास तौर पर रसोई के मामले में कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगती है। ये सब होता देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन वो कविता से बोलती है, आप चिंता मत करो दीदी, मैं हूँ ना, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। बस अब बहुत हो गया। अब जैसा जैसा मैं बोलती हूँ ना, आपको ठीक वैसा वैसा करना है। अब आप देखना कैसे मैं हमशक्ल बहनों की रसोई की सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आती हूँ। अब ऐसे ही अगले दिन जब फिर से कविता खाना बना रही होती है, तभी पूजा वहाँ आती है और बोलती है, दीदी, ये सारा खाना बन गया है ना? अब मुझे थोड़ा सा अपना जादू चलाने दीजिए। इतना कहकर पूजा बने बनाए सारे खाने में एक्स्ट्रा नमक मिर्ची भर भर कर डाल देती है और बोलती है, कविता दीदी, अब आप यहाँ से चली जाइए। पूजा कविता को वहाँ से भेज देती है और खुद भी रसोई से बाहर छुप कर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ काजल आती है और पूजा फट से काजल के पास आकर बोलती है, खाना बन गया दीदी? हाँ भाभी, बन गया सारा खाना। लगता है आज भी आपने अकेले ही खाना बनाया है, कविता दीदी ने आपका हाथ नहीं बटाया। अरे भाभी, आप तो जानती हैं वो कहाँ कुछ करती है, सब मुझे ही करना पड़ता है।
चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी टेबल पर खाना लगवाने में मदद कर देती हूँ। हाँ भाभी ठीक है, चलिए। दोनों ननद भाभी मिलकर टेबल पर सारा खाना लगा देती हैं। कुछ देर बाद विमला आ जाती है और खाना शुरू करती है। खाने का पहला निवाला मुंह में रखते ही वो उसे थूक देती है और बोलती है, हे राम, ये क्या खाना बना रखा है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे मिर्ची और नमक की पूरी पूरी थैली इसमें डाल दी है। हाय राम, मेरा मुंह जल गया, कोई पानी दो मुझे। ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए आराम से। किसने बनाया है ये खाना? माँ जी, काजल दीदी ने बनाया है। मैं रसोई से आई तो काजल दीदी ही खाना बना रही थी। काजल, अरे तूने क्या खाना बनाया है? मसाले में पानी डालकर मुझे दे दिया है क्या? जरा इस खाने को खाकर देख। वो मैंने तो सब कुछ हिसाब से ही डाला था रोज की तरह, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। अरे कैसे हो गया? खाने का तो नाश कर दिया, ऊपर से मुंह भी जला दिया। बहू जा चीनी लेकर आ। पूजा जल्दी से रसोई में जाती है और विमला के लिए चीनी लेकर आती है। चीनी खाकर विमला को कुछ राहत महसूस होती है। वो अपने कमरे में चली जाती है और पूजा बोलती है, दीदी आखिर आज आपने खाने में ऐसी गड़बड़ घोटाली कैसे कर दी? रोज तो आप इतना अच्छा खाना बनाती थी। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे बुरा लगा माँ जी ने आपको काफी ज्यादा डांट दिया। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। काजल गुस्से से तिल मिलाती हुई कविता के पास जाती है और उसे जोरदार चाटा मारती है और बोलती है, कविता की बच्ची, तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, ताकि सबके सामने मैं बुरी बन जाऊं। जब रोज तू अच्छा खाना बना रही थी तो फिर आज तुझे क्या दिक्कत हो गई? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जैसे ही काजल फिर से कविता पर हाथ उठाने लगती है, तभी पूजा उसका हाथ रोक लेती है और बोलती है, अरे बस बस दीदी, अब अपनी हमशक्ल बहन को जान से ही मार दोगी क्या? और अगर ये मर गई तो फिर आपका खाना कौन बनाएगा? काजल, तुझे शर्म नहीं आई अपनी गूंगी हमशक्ल बहन का ऐसा फायदा उठाते हुए? आपको क्या लगा था हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि आप कविता दीदी से सारा दिन रसोई में खाना बनवाती रहेंगी और क्रेडिट खुद ले लेंगी? बहू ने मुझसे पहले भी कहा था, लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन आज सब अपनी आंखों से देख लिया। ये जो सब कुछ भी हुआ ना, ये कविता दीदी ने नहीं, मैंने किया था, ताकि आप दोनों हम शक्ल बहनों की रसोई का सच सबके सामने आ सके। सारी सच्चाई सामने आने के बाद विमला हाथ जोड़कर कविता से माफी मांगती है और काजल भी अपनी गलती के लिए बेहद शर्मिंदा होती है। उस दिन के बाद से दोनों हमशक्ल बहनें मिलकर रसोई में बराबर का काम करती हैं और काजल अपनी बहन का किसी भी तरीके से कोई गलत इस्तेमाल नहीं करती।